हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम लोग 11th क्लास थ्योरी की फोर्थ क्लास लेने वाले हैं। यार मेरे को इस बात समझ नहीं आ रही है। पता है, जब मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था थ्योरी के बारे में, जब मुझे बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर अपना 11th क्लास के थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैंने कहा हाँ जी, बहुत बड़ा, बहुत आसान है, एक ही क्लास में सारा बना दूंगा। लेकिन अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करते 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 टुडे इज द फोर्थ लेक्चर, मुझे ये लग रहा है यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगा था 15-20 मिनट में मैं आपको तो पूरे थ्योरी की जान निकाल दूंगा। लेकिन बच्चों की डिमांड, बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी तो कम नहीं है ना बेटा। फर्स्ट क्लास में देखोगे आप, अगर फर्स्ट वीडियो वाली लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा थ्योरी वाली, तो मैंने उसमें सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। बट बच्चों ने कहा नहीं सर, क्वेश्चन समझा भी तो दो थोड़ा बहुत, तभी तो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ना, ऐसे थोड़ी होता आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहे हो। तो अब मैंने दूसरी क्लास रिकॉर्ड किया जिसमें पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन थे, वो इतने बड़े बड़े थे। फिर थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया, फिर फोर्थ चैप्टर डिस्कस किया। अब मेरे से बच्चे कह रहे नहीं सर थर्ड वाला भी बता दो, आपने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 6 नंबर का भी आता है, बड़े सवाल छोटे सवाल। तो आज हम लोग 11वीं क्लास अकाउंटेंसी के थ्योरी की फोर्थ क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का आता है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़कर भी जरूर जाना। जितना मैं पढ़ाऊं वो भी पढ़ना है और बुक से भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आपको बता दूंगा, ताकि जब आप क्वेश्चंस बुक के पढ़ो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस के थर्ड चैप्टर के बारे में, 11th क्लास अकाउंटेंसी की। और ये रहा क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। दो ही क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए थे बेटा आपको। पहला क्वेश्चन था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होता है बेटा? अजम्पशंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर तो आपका क्वेश्चन साइलेंट है, अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि इसके बारे में क्या क्या बातें करना है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में। किसी भी बिजनेस के बारे में कितनी एजम्पशन है सर? 3 है। एक का नाम है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है एक्रूवल। और एक्रूवल जाना पहचाना लग रहा है। अरे तभी तो मैंने 4th चैप्टर पहले पढ़ाया था आपको। अगर आपने 4th चैप्टर के वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करा होता तो एक्रूवल के बारे में मुझे मालूम ही नहीं होता कोई भी बात। इसीलिए यहां पर हम लोग 3 एजम्पशंस की बात कर रहे हैं, राइट। पहला क्या है सर? गोइंग कंसर्न के बारे में बताओ बेटा। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, या कैरी ऑन, कैरी ऑन। आप जानते हो बेटा, अगर किसी बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना बताए कि इस बिजनेस को हम कब तक चलाएंगे, कितने दिनों तक चलाएंगे, कितने सालों तक चलाएंगे, तो हम ये मानेंगे कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, वो कॉन्टिन्यूस चलने वाला बिजनेस है, वो लगातार चलने वाला बिजनेस है। उसको बंद करने का फ्यूचर में मेरा कोई इंटेंसिव नहीं है, कोई मेरा प्लान नहीं है कि हम उसे फ्यूचर में क्लोज कर देंगे। जैसे एग्जांपल मान लो 1 अप्रैल 2006 को हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, नाम रखा SOA, स्कूल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और ये नहीं बताया कि ये बिजनेस हम कब तक चलाएंगे। तो क्या हम इस बिजनेस को 2007 में, 2008 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में कब क्लोज करेंगे? देयर इज नो एंड। मतलब आज मैं पढ़ा रहा हूं SOA में, कल कोई और पढ़ाएगा, परसों कोई और पढ़ाएगा, और बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन, ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसा हम क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे, अनलेस अनटिल कि हमारे पार्टनरशिप डीड में, अनलेस एंटिल हमारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेसिफाइड हो कि दिस बिजनेस इज कैरी ऑन टिल 31 मार्च 2020, 31 मार्च, कोई भी डेट में आपको डिसाइड कर दूं कि यहीं तक बिजनेस चलाएंगे, तो वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेगा। अदरवाइज इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ईच एंड एवरी बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन फॉर एवर, हमेशा चलता रहेगा। ये अजम्पशंस होता है, राइट। ठीक है सर। तो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ एनी बिजनेस हैव नो डिसाइडेड, नॉट एग्रीमेंट या नॉट रिटर्न इन द एग्रीमेंट कि बिजनेस कब तक चलेगा, हम ये मानेंगे कि वो बिजनेस हमारा क्या होता है? गोइंग कंसर्न, राइट। सर कंसिस्टेंसी क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट रहना,
फिक्स्ड रहना, सेम रहना, दे शुड नॉट बी चेंज। बार बार हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वरना जो हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा, जो भी हमारे अकाउंट्स को यूज करने वाला व्यक्ति होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कर क्या रहे हो, कभी ये अप्लाई करते हो कभी वो। जैसे एग्जांपल बेटा, आप सभी बच्चे जानते हो कि डेप्रीसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है। एक का नाम है SLM और दूसरे का नाम है WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। If the question is silent and a company adopt a method of SLM, they should not be changed। हम उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने SLM लगाया एक साल, अगले साल WDV, फिर SLM लगा दिया, फिर WDV, फिर SLM लगा लिया। इट इज नॉट पॉसिबल। आपने अगर एक बार किसी मेथड को सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो आप हर साल उसी मेथड को फॉलो करोगे, हर साल उसी मेथड से डेप्रेशन को चार्ज करोगे, हर साल मेथड को सेम रखोगे, फिक्स रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि फिक्स रखना, एक जैसा रखना। तो कंसिस्टेंसी मेथड ये बताता है कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if there is no further information is given, it is assumed that the method applied by the company is to be constant, ठीक है। तीसरा assumption है हमारा एक्रूअल। आप सभी ने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में कि अकाउंट्स बनाने के दो मेथड है, जानते हो ना, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ये ना बताए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो अकाउंट्स बनाया जा रहा है वो कैश बेसिस पे बना रहे हैं या एक्रूअल बेसिस पे, तो हम मान लेंगे कि कौन से बेसिस पे बना रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं। आपको पता है ना ये बात, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एंड एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। तो डेफिनेटली इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, हम मानेंगे कि हमारा जो अकाउंट्स है वो कौन से बेसिस पे बनेगा, एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, एक बार चेक करो मैंने क्या लिखा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अजम्पशन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस कैरी ऑन रहेगा, there is no intention in near close the business या wind up the business in the near future। consistency, business को constant रखेंगे, सेम रखेंगे, मेथड को सेम रखेंगे। और एक्रूअल, अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, पक्का पक्का एग्जाम में आता है बेटा, इनमें से तीनों आएगा या कोई दो आएगा, पक्का एग्जाम में पूछेगा 3 से 6 नंबर का। अब इसकी इसी चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है ये ब्लास्ट है, धमाकेदार क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आता है बेटा। चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कई बार एग्जामिनर पूछता है, पक्का पूछता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर बार बार मत लिखो ना, हमें पता है। हाँ, मैं तो यही समझा रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो है ही इंपॉर्टेंट। मैंने तो सारे क्वेश्चन उठाए ही नहीं, मैं तो बोर कर ही नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चंस को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सवाल बैठ जाए कि ये आएगा, पक्का आएगा एग्जाम में। सर वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टोटल 11 प्रिंसिपल है, मैंने यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 11 सारे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ के कौन से जाओगे वो भी मैं बता दूंगा, सारे पढ़ लेना तो बहुत अच्छी बात है। पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सर इसका मतलब क्या होता है, 11th क्लास के अकाउंटेंसी की पहली क्लास आपने अगर मेरे से ली होगी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने कहा था, एक नोट लिखवाया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड द बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, वो अपने ऑनर से अलग होता है। शायद जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता होगा। मैं कुछ इस तरह से बोलता हूँ कि बेटा देखो ये क्या है, तो वो बच्चे कहते हैं सर जी ये बिजनेस है, और ये कौन है बेटा, तो ये है बिजनेसमैन, और इन दोनों में हम अपने आप को क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। इसका मतलब जो हमारा बिजनेस है ना वो अपने ऑनर से बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, एक जैसे ये नहीं है। और ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी अकाउंट्स है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ठीक है सर। सर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जितने भी ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। इट मींस अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि बेटा आप एक काम करो, 2 kg एप्पल और 2 लीटर पेट्रोल, इनको जोड़ के दिखाओ,
ऐड करो। तो हो सकता है आप में से 90% क्या सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये ऐड नहीं हो सकता है। डेफिनेटली नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मैं बोल दूं 2 किलो जो एप्पल है वो 200 रुपीज का है और 2 लीटर पेट्रोल हमारा 180 का है, तो बताइए टोटल कितना आ गया, तो 380। इट मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन which are measure in the form of monetary form या money form, it is called money measurement principle। हम अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में, पैसे में मेजर किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, राइट। अगला है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस के पूरी लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ताकि हर पार्ट के परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। जैसे SOA मैंने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2006 को और ये अभी तक कैरी ऑन है, अभी तक चल रहा है। तो क्या इस बिजनेस का प्रॉफिट हम पता लगाएंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे या वेट करेंगे? अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो सर, जिस दिन बंद होगा ना एक साथ प्रॉफिट निकालेंगे। तो सर जी 50 साल बिजनेस चलेगा तो क्या 50 साल का बाद प्रॉफिट निकालोगे? और 50 साल तक के रिकॉर्ड को कैसे एनालाइज करेंगे फिर हम, और जो गलतियां होंगी उसको कैसे सुधारेंगे? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ ऑफ द बिजनेस को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हर इंडिविजुअल पार्ट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं ताकि ये पता लगाए कि पिछले साल ये गलतियां करी थी, उसकी वजह से अब ये नुकसान हो गया, अब आगे से वो गलती नहीं करेंगे। पिछले साल ये हम लोगों ने आइडिया लिया था जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, आगे और इनिशिएट करेंगे। मतलब हम पूरी बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ताकि उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सके, और उस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इट मे बी नॉर्मली 12 महीने, ये नॉर्मली 12 महीने का होता है, बट 18 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। दे डिपेंड टू ऑनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बट नॉर्मली ये 12 महीने का होता है, राइट। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी इवेंट, ईच एंड एवरी जितने भी घटनाएं हमारे बिजनेस में होगा उसे हमें अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रूडेंस का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, बट होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल लॉसेस इनकर्ड इन फ्यूचर शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बट इट शुड नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ लॉस। अगर मुझे लगता है, सुनो आराम से, अगर मुझे लगता है कि अगले साल मुझे 50,000 रुपए का लॉस होने वाला है, अगले साल मुझे 50,000 का लॉस होने वाला है, तो एज अ अकाउंटेंट मुझे उस लॉस के लिए अभी से तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस है तो फिर प्रॉफिट है, तो फिर जब प्रॉफिट होगा तब देखेंगे, अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो समझा दूं ना, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को सुनाता हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। आराम से सुना बेटा। एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था, ऐसे ही आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे थे यहाँ पर, मैं उनको पढ़ा रहा था। सामने से मेरे किसी दोस्त का फोन आया, किसी दोस्त का, बहुत क्लोज दोस्त है, बहुत प्यार है हम दोनों में, एक दूसरे की प्रॉब्लम से हम ऐसे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। उस दोस्त का फोन आया और कहता यार आलम एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अभी नई गाड़ी ली है, उसका पेपर भी नहीं है मेरे पास, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना है, और ये गाड़ी जो है वो मेरे पापा ने मुझे दिलवाई है, और मैं उसको टेस्ट ड्राइव के लिए निकला था, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर। मैंने कहा क्या हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो ठीक है चालान कटवा ले, ये थोड़े बहुत पैसे दे के निकल जा, इंडिया है ये वैसे भी। उसने कहा यार पुलिस वाले से मैंने थोड़ा बार्गेनिंग करा है और पुलिस वाले मान भी गए, वो कह भी रहे कि हाँ ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस आप मुझे 5,000 रुपये दे दो। आप मुझे 5,000 रुपये, मतलब समझ जब आप मिठाई मांग रहे होंगे, 5,000 रुपये दे दो। तो मेरे जेब में पैसे नहीं पड़े भाई, प्लीज़ जल्दी आ जा, 5,000 रुपये लेकर पुलिस वाले को देते, अपनी गाड़ी छुड़वाते, वरना वो कह रहे कि गाड़ी को हम इनबॉन्ड करेंगे, इनबॉन्ड मतलब उसको सीज करके ले जाएंगे, फिर आप कोर्ट से छुड़वाते रहना। तो भाई प्लीज़ जल्दी आ जा फटाफट, मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। और मज़े की बात बताऊँ, उस टाइम मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने कलीग से, मेरे साथ जो टीचर पढ़ाते, मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे 5,000 रुपये दो यार, बहुत अर्जेंट है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने उनसे 5,000 रुपये लिया और मैं उनके पास पहुंचा। जब अपने दोस्त के पास, जहां उसने मुझे लोकेशन दिया था, तो पता चला वो अपनी नई कार लेकर एक बर्थडे केक बड़ा सा कार की बोनट पर रख के वेट कर रहा था।
मैंने कहा भाई क्या हो गया, कहाँ है चालान वाले? कहता कौन सा चालान? काय का चालान? भैया मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, तू भूल गया, आज तेरा बर्थडे था। मैं तेरे को प्यार से बोलता कि भाई आजा, आज तेरा बर्थडे है, केक काटेंगे, तो आता ही नहीं। मुझे पता है तू अपनी क्लास छोड़ता ही नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे बहाने से बुलाया। अब फटाफट केक काट और जा अपनी क्लास ले, फटाफट अपनी केक काट और अपनी क्लास ले, राइट? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लॉस होने वाला है, तो मैंने पहले से रिजर्व बना लिया, अपने दोस्त से, अपने कलीग से पैसे उधार ले लिए, ताकि वहां पर 5,000 का मुझे लॉस होने वाला है, तो उसके लिए मैंने पहले से अरेंजमेंट कर लिया, प्रोविजन बना लिया कि अगर लॉस होता तो इस पैसे को यूज करते, नहीं हुआ तो वो पैसे लाकर अपने कलीग को वापस कर देंगे। लेकिन इससे उल्टा करो। एक दिन क्या हुआ, मैं यहाँ क्लास ले रहा था, बच्चे बैठे थे सामने, ढेर सारे बच्चे थे, लगभग 100 बच्चे अप्रोक्स होंगे उस क्लास के अंदर बैठे हुए, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। और अचानक से किसी का फोन आया, जैसे मेरे पास फोन आ रहा है अभी, और सामने से फोन आया, हेलो आलम सर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने कहा सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। मैंने कहा मेरा? कहते हैं हाँ सर आपको लॉटरी लगा है, आप एक काम करो, कल ऑफिस में आ जाना, अपना आधार कार्ड और पासबुक लेकर, हम आपको आपके अकाउंट में 1 करोड़ पे ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा मजाक करो? कहते नहीं मजाक नहीं सर, आप इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करना, आप हमारे ऑफिस आओ, आप अपने पासबुक लेकर आना, हैंड टू हैंड आपके सामने ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने जैसे फोन रखा है वैसे बच्चों ने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरा ना लॉटरी लग गया, वो भी 1 करोड़ का। बच्चे तो पता ही आपको, बच्चे ही होते हैं, उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर, सर जी पार्टी पार्टी। मैंने कहा बस कर दी ना छोटी बात, आपको पार्टी चाहिए अभी लो। मैंने जेब से 5,000 रुपए निकाले, एक बच्चे को दिया, मैंने कहा बेटा जाओ सभी बच्चों के लिए समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक जो मांगते बच्चे उनको खिलाओ, पिज्जा लेकर आओ सबके लिए। मैंने पूरे 100 बच्चों को अच्छे से पार्टी करवाई, सभी बच्चों को मस्त। अगले दिन सुबह सुबह मैं पहुंच गया जहां उन्होंने लोकेशन दिया था, अपना पासबुक और आधार कार्ड लेकर, भैया लाओ मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। जब मैं वहां गया तो वहां पे बैठा वाला व्यक्ति कहता है सर जी कौन से पैसे, किस बात के पैसे, कौन सी लॉटरी, किस बात की लॉटरी? आप भूल गए कल डे कौन सा था? 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को हम लोगों को अप्रैल फूल बनाते हैं, आपका हमने प्रैंक कर दिया। यार ये बताओ, प्रैंक तो हो गया सो हो गया, मुझे नुकसान कितने का हो गया? सर वो 5,000 जो आपने बच्चों को पार्टी में खर्च कर दिया। यही तो कह रहा हूं कि पहले केस में जब मुझे लगा कि मुझे लॉस होने वाला है, तो मैंने पहले से रिजर्व बना लिया, प्रोविजन बना लिया। बट जब दूसरे केस में मुझे लगा कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो तुम प्रॉफिट होने का वेट करते, इंतजार करते कि सर जब तक 1 करोड़ मेरे खाते में ना आ जाए, मेरे अकाउंट में ना आ जाए, मैं पार्टी नहीं दूंगा। बच्चों ने शोर मचाया पार्टी, आपने पार्टी दे दिया, और आपको क्या हो गया? लॉस। इसका मतलब प्रूडेंस रूल हमारा क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तब तो आप उसके लिए लॉस के रिकॉर्डिंग कर लो, उसके लिए प्रोविजन बना लो। लेकिन अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो तब तक प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो आपको हो ना जाए। ठीक, आई होप आपको बात समझ आ गया होगा। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है सर? सिंपल, मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए की, और मशीन खरीदने के 2 दिन बाद उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, 1,20,000 हो गया, तो क्या हम अपने बुक्स में उसे 1,20,000 कर देंगे? तो आंसर इज नो। हमने उस मशीन के लिए कितने पैसे दिए, उसकी कॉस्ट कितनी थी, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। तो जिस रेट पर आप किसी असेट को खरीदते हो, अपने बुक्स में उसी रेट पर रिकॉर्ड करेंगे, आइदर उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, राइट? डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है, या डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एट ट्वाइस इन द बुक्स। हमें उसे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। 2 इफेक्ट होता है, डुअलिटी इफेक्ट होता है, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग करा है या जिन बच्चों ने जनरल एंट्री करा उनको अच्छे से पता है, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम 2 जगह एंट्री करते हैं, गुड्स परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आया कैश गया, 2 इफेक्ट। हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आया पैसा गया, 2 इफेक्ट। हमने बिल्डिंग बेच दिया तो कैश आया और पैसा, कैश आया और बिल्डिंग गया, 2 इफेक्ट। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हम लोग 2 ट्रांजेक्शन करते हैं, पहला एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एट ट्वाइस, डुअल टाइम्स, या 2 बार रिकॉर्ड होता है, एक जगह डेबिट होगा और एक जगह क्रेडिट होगा। इसे बोलते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअल एस्पेक्ट। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है, हम जानते हैं ट्रायल बैलेंस आपने देखा होगा, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज मैच होता है, तो मैचिंग में
दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होगा। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी खास बातें हमारे अकाउंट्स की होंगी, जो रियलिस्टिक होता है, जो मटेरियल होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसी टाइम, जब भी हम कोई एक्शन कोई काम करेंगे उसी टाइम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हमें पैसा रिसीव्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने किसी वर्कर को बुलाया और उससे अपने कोचिंग में काम करवाया, ठीक है, झाड़ू पोछा लगवाया, और उसको देने थे मुझे 2000 रुपये। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, आप अगले महीने ले लेना। तो अब बताओ उसे रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? तो आंसर इज उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि खर्चा उसी दिन हो गया जिस दिन आपने उसकी सर्विस ली, जिस दिन आपने उससे काम करवाया। पैसे देंगे तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो काम करेंगे, जब वो घटना, वो इंसिडेंट होगा, जब उससे हम कोई एक्टिविटी करवाएंगे या हम कोई एक्टिविटी करेंगे, उसी दिन उसे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हमें पैसा रिसीव होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। ये आपके एग्जाम में इतना आता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन सा क्वेश्चन हमें इतने सारे 11 आपने बता दिए, एग्जाम में पक्का रिपीटेडली आता है। 8 मार्क करवाऊंगा, 8 के 8 अच्छे से करके जाना, पक्का पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। कौन सा सर? पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, पक्का एग्जाम में आएगा। दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा अकाउंटिंग पीरियड्स प्रिंसिपल। चौथा फुल डिस्क्लोजर। पांचवा प्रूडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है। छठा कॉस्ट कंसेप्ट। सातवां ड्वेल एस्पेक्ट। और आठवां मटेरियलिटी या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो तो ज्यादा बढ़िया, बट चलो ये कर लेते हैं। ये तीनों आपको करने की जरूरत नहीं है, चांसेस इसके कम है। तो ये इन 8 के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और छोटे मोटे नहीं, 6 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। अच्छे से पढ़ के जाना, 8 पॉइंट पढ़ोगे, 4 नंबर या 6 नंबर पक्के तुम्हारे। आई होप मेरी बात आपको समझ आया होगा। हाँ जी, 11वीं क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों, 4 क्लासेस में थ्योरी की जान निकाल दी है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।